मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेनजैम एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। अपने माता पिता के सपनों को करना है साकार, तो मत कीजिए अपना कीमती समय बेकार। आज ही हमारे ब्रेनजैम एकेडमी ज्वाइन कीजिए। बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और अदर कम्पिटिटिव का सपना पूरा कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम संसद के 3 अंग जो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा समाप्त कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक मेरा बचा है, जिसका नाम है राष्ट्रपति। तो आज हम पढ़ाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हम चर्चा करेंगे संसद के सत्र के बारे में। संसद के सत्र संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसूनी सत्र, मानसून सत्र, मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः रिकॉल कर देते हैं। संसद के सत्र जो है 3 होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। इनका जो काल होता है, समय फरवरी से लेकर मई तक, और इनका जो काल होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। इनका जो काल होता है नवंबर और दिसंबर। मेरे प्यारे बच्चों, पुनः रिकॉल करना चाहेंगे कि संसद के जो सत्र होते हैं, ये प्रमुख 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र का जो काल होता है फरवरी से लेकर के मई तक, और मानसून सत्र का जो काल होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, और शीतकालीन सत्र का जो काल होता है नवंबर से लेकर दिसंबर तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात यह है, यदि फरवरी से मई तक आता है तो ये जून, इधर बच गया अक्टूबर। क्या ये महीना में संसद बंद रहता है? यदि संसद बंद रहता है तो इनका जो है कार्यभार कौन संभालते हैं? या इस स्थिति में यदि कोई कानून बनाना रहे या कोई कानून को हटाना रहे या संशोधन करना रहे तो कौन कर सकते हैं? तो इनके लिए जो है जून, अक्टूबर और जनवरी, ये सब जो महीना होता है, इस महीना के अलावे जो महीना होता है जहां पर संसद बंद रहता है, उस स्थिति में जो है यदि किसी कानून का जरूरत होता है, यदि नया कानून का आवश्यकता होता है, है तो इस स्थिति में अनुच्छेद 123 के तहत
अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह नया कानून ला सकता है। अपने माध्यम से परंतु इनका मान्य सिर्फ छह माह तक ही रह सकता है। इनका मान्य सिर्फ 6 माह तक ही रह सकता है, अर्थात अधिकतम से अधिकतम 6 माह तक ही रह सकता है। पुनः संसद को जो है लोकसभा या राज्यसभा में बिल पारित करा करके यदि इस कानून पे सर्वमति है तो वह जो है बिल पास करा करके पुनः जो है वो कानून को बनाना पड़ सकता है। अब हम फिर नया अध्याय के माध्यम से शुरू करेंगे कि हमारे राष्ट्रपति महोदय किस किस अनुच्छेद के तहत उनके कार्य प्रणाली और शक्तियां आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमारे पढ़ाई अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अनुच्छेद 52 इसके तहत भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो राष्ट्रपति जी होगा, ये राष्ट्रपति जी ब्रिटेन के राजा के समान है। ब्रिटेन के राजा के समान हैं। ब्रिटेन के राजा के समान हैं, जिसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में अर्थात 52 में किया गया है। दूसरा, राष्ट्रपति महोदय जो है, इनको रबर का मुहर कहा गया है। रबर का मुहर कहा गया है। मुहर कहा गया है
अर्थात रबर का स्टाम्प। ब्रिटेन के तरह ब्रिटेन के राजा के भांति नाम मात्र का मुखिया होता है, या उसी को हम लोग हेड कहते हैं, होता है। जबकि वास्तविक हेड हेड वास्तविक हेड देश का प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है हमारे देश में जो राष्ट्रपति है, नाम मात्र का प्रधान है। इसीलिए कहते हैं ब्रिटेन के राजा के भांति नाम मात्र का मुखिया होता है, नाम मात्र का प्रधान है। वास्तविक हेड जो है या वास्तविक प्रधान जो है देश का प्रधानमंत्री होता है। ये जो है समझिए प्रधानमंत्री के हाथ का कठपुतली है। प्रधानमंत्री जिधर नचाना चाहेंगे उधर वह नाचते रहते हैं। बिना प्रधानमंत्री के सलाह से कोई काम नहीं कर सकते हैं, परंतु कुछ काम में इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिनको अतिरिक्त शक्ति के रूप में देखेंगे, जो जिससे लगता है कि वह जो है प्रधानमंत्री से भी पावरफुल है। तो हम लोग पुनः चर्चा करेंगे अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 इसके तहत राष्ट्रपति इसके तहत राष्ट्रपति इसके तहत राष्ट्रपति के पास संघीय कार्यपालिका की शक्ति संघीय कार्यपालिका की शक्ति रहता है। अर्थात संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अर्थात संघीय कार्यपालिका का प्रधान संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन
इसके तहत हम चर्चा करेंगे कि निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस प्रकार से होता है। तो निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं, है ना। तो पहला, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। दूसरा, राज्यसभा के सदस्य। सदस्य। तीसरा, विधानसभा के, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तथा 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। भाग लेते हैं, लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य, सभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। भाग लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः रिकॉल करेंगे कि अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति के पास संघीय कार्यपालिका का शक्ति रहता है, अर्थात संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 54 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होगा। तो किस प्रक्रिया से, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो पहला, लोकसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, और 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेने लगे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चलेंगे नेक्स्ट पे। अनुच्छेद 55,
अनुच्छेद 55 में क्या है? निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति। अब निर्वाचन की रीति क्या है? निर्वाचन की जो रीति जो है किस प्रकार से होता है? इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि से होता है। दूसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। तीसरा, एकल संक्रमण प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे हम पहले बात करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का रीति अनुच्छेद 55 में दिया गया है। क्या है? अप्रत्यक्ष विधि से, अर्थात जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं इसके निर्वाचन में। दूसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और एकल संक्रमण मत प्रणाली क्या है? हम राज्यसभा में चर्चा किए थे, बोले थे कि आगे हम विस्तार से इनको समझाएंगे। आज विस्तार से समझा रहे हैं। मान के चलिए राम मोहन श्याम राजा खाजा। मान के चलिए किसी व्यक्ति का नाम है, ये राष्ट्रपति का चुनाव में खड़े हुए हैं, है ना? तो सबसे पहले जो है देखा जाता है कि कुल वैध मत, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें राष्ट्रपति बराबर फॉर्मूला लिखिए, कुल वैध मत बटा 2+1, अर्थात 100% जो मत है जिसमें 50% +1 आना जरूरी है। प्रधान इसके तरह लोकसभा सदस्य के तरह नहीं है, एमपी एमएलए के तरह जो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम नहीं है, पहले आओ और सब ले जाओ, सो सिस्टम नहीं है। इसमें है कि 50% जो है मत आना चाहिए, 50% +1 मत आना चाहिए। यदि इतना मत नहीं आता है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। हम जो यहाँ पर राम मोहन श्याम राजा खाजा लिखाए हैं, तो उसमें जो है यदि किसी व्यक्ति को 50% +1 मत नहीं आता है, अर्थात 50% से कम मत आता है, तो देखा जाता है वरीयता कर्म कि मान के चलिए हम गए हैं मतदान देने के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि श्याम जो है पहला नंबर पे राष्ट्रपति बनना चाहिए, यदि श्याम नहीं बनता है तो मोहन बनना चाहिए, मोहन नहीं बनता है तो राम बनना चाहिए, राम नहीं बनता है तो खाजा बनना चाहिए, खाजा नहीं बनता है तब जाकर के राजा बनना चाहिए। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं वरीयता कर्म। एकल संक्रमण मत प्रणाली
या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यही है। वरीयता क्रम देखा जाता है, यदि 50% से एक भी मत ज्यादा हो जाता है तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है। यदि 50% से कम मत रहता है तो वरीयता क्रम देखा जाता है। देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को, जैसे हम मत देने के लिए आए हैं, भले एक नंबर वाले कौन कितने कितने आदमी हैं, क्या इससे 50% पुरता है? नहीं पुरता है। तो दू वाला कितने आदमी है, जो दू नंबर किसको किसको पसंद करता है, इससे पुरता है? नहीं पुरता है। तो 3 वाला को देखेंगे, 4 वाला को देखेंगे, 5 वाला को देखेंगे। जब तक कि 50% प्लस 1 मत नहीं पूरे, तब तक जो है राष्ट्रपति को आप नहीं चुन सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग निर्वाचन की रीति समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे, ये निर्वाचन की रीति में जो भाग लेते हैं, एक विधायक का मत कितना होता है? एक विधायक का मत बराबर होता है उस राज्य के कुल जनसंख्या, उस राज्य के कुल जनसंख्या बटा उस राज्य में, उस राज्य के द्वारा निर्वाचित विधानसभा सदस्य, सभा सदस्य अगुने 1000। ये क्या है? एक विधायक का मत बराबर है। और एक संसद का मत, एक संसद का मत बराबर उस राज्य के कुल जनसंख्या उस राज्य के कुल जनसंख्या बटा उस राज्य में, उस राज्य के द्वारा निर्वाचित सांसद तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग इनको समझ गए होंगे। विधायक का मत बराबर क्या होता है? उस राज्य के कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के द्वारा निर्वाचित विधानसभा सदस्य गुने 1/1000। संसद का मत बराबर उस राज्य के कुल संख्या, कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के द्वारा निर्वाचित संसद। निर्वाचन की रीति समाप्त हो गया। अनुच्छेद 56, कार्यकाल, पदावधि, पदावधि। इनका कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, परंतु वह
स्वयं भी त्याग पत्र देकर हट सकते हैं, सॉरी, पद त्याग सकते हैं। पद त्याग पद त्याग सकते हैं यदि राष्ट्रपति कोई गैर संवैधानिक कार्य करते हैं, कार्य करते हैं तो उनको महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 56 में पदावधि का चर्चा किया गया है, जिसमें कहा गया कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वह स्वयं भी त्यागपत्र देकर पद त्याग सकते हैं यदि राष्ट्रपति कोई गैर संवैधानिक कार्य करते हैं। उस स्थिति में महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। इनका चर्चा विस्तार से हम लोग महाभियोग में करेंगे। अब अनुच्छेद 57 अब अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि पुनः निर्वाचन इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका में है कि अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, भारत में ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। आप जितने बार चुनाव जीत करके आते हैं, चाहे आपका उम्र 160 साल क्यों नहीं हो गया हो, 500 साल क्यों नहीं हो गया हो, आप जितने उम्र में चुन करके आते हैं या जितने साल तक आप चुन करके आते हैं, उतने साल तक आप रह सकते हैं। अर्थात ये नहीं कि आप एक बार चुन करके 60 साल तक रहिए, सो नहीं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारे कहने का मतलब है कि आप जितने बार चुन करके आइएगा, उतने बार आप राष्ट्रपति बनिएगा, है ना। चुनाव जीत करके आइएगा, राष्ट्रपति बनिएगा, ये कोई तय सीमा नहीं है। पुनर्निर्वाचन का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जितने बार चुनाव के माध्यम से चुनाव जीत करके आते हैं,
जीत करके आते हैं उतने बार वह राष्ट्रपति बन सकते हैं। बन सकते हैं। अर्थात अर्थात इनका कोई अर्थात इनका कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति बन सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पुनर्निर्वाचन, इसको पुनर्निर्वाचन भी कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जितने बार चुनाव के माध्यम से चुनाव जीत करके आते हैं उतने बार वह राष्ट्रपति बन सकते हैं। अर्थात इनका कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। जबकि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह सीमा निर्धारित किया गया है कि यहां कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 58 में योग्यता अब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति में खड़े हैं तो उनके लिए योग्यता कितना होना चाहिए, ये सबसे जरूरी मैटर रखता है।
तो योग्यता जो है क्या होना चाहिए? सबसे पहले पहला, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरा, जहां आप लोकसभा को देखे होंगे कि लोकसभा के लिए आयु या एमपी में जो व्यक्ति खड़े होते हैं उनके लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु लोकसभा के माध्यम से 25 वर्ष रखा गया है और राज्य की सभा के माध्यम से 30 वर्ष रखा गया है। एक भी पीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि लोकसभा सदस्य जो है प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके लिए आयु सीमा 25 वर्ष रखा गया है, जबकि राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनके लिए आयु सीमा 30 वर्ष रखा गया है। राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु सीमा 30 वर्ष रखा गया है, जबकि राष्ट्रपति के लिए आयु सीमा 35 वर्ष रखा गया है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो। मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मानसिक रूप से स्वस्थ हो। किसी लाभ के पद पर नहीं हो। किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। पद पर न हो। दूसरा, 55वां, 50 प्रस्तावक के रूप में हो। 50 प्रस्तावक हो। छठा, 50 अनुमोदक के रूप में हो। अनुमोदक के रूप में हो। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है राष्ट्रपति का योग्यता? इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक के रूप में हो। यदि इतना ही रहता, यह हमको लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में करीब करीब 50,000 लोग खड़े होते और उनका भी सपना होता कि हम भी भाई नहीं कम से कम चुनाव जीतेंगे तो राष्ट्रपति के पद में खड़े तो हो जाएंगे। परंतु इनका सपना तोड़ देता है ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो है ये सांसद और विधानसभा के सदस्य है, जिनके पास सांसद और विधानसभा के सदस्य है वही राष्ट्रपति बन सकते हैं या वही राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो सकते हैं। यही बात हजारों युवा या हजारों करोड़ों आदमियों का दिल तोड़ देता है, क्योंकि सांसद और विधानसभा के सदस्य
हर एक के पास मौजूद नहीं है। पहला भारत का नागरिक हो, क्या विदेश का आदमी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं, नो। भारत का राष्ट्रपति विदेश का नागरिक नहीं बन सकता है। उसके लिए भारत का नागरिकता लेना होगा। आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो। यदि 35 वर्ष में एक भी दिन कम है तो वह राष्ट्रपति के लिए योग्य नहीं है। किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, अर्थात इसका मतलब है कि कोई सरकारी जॉब लाभ का पद माना जाता है। अब बिजनेसमैन 50,000 करोड़ कमाइए ना मंथली, आप लाभ का पद नहीं माने जाएंगे। परंतु यदि आप गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, तो वह लाभ का पद माना जाता है, आप उनके लिए योग्य नहीं है। अगला, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। पागल आदमी कभी राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं। यदि ऐसा नहीं देता तो बहुत सारे आदमी क्या करता, पागल को राष्ट्रपति बना देता और उनके कंधे पे बंदूक को रख करके चलाने का काम करता। समझ रहे हैं? ये तो दे दिया है। नहीं तो एक शर्म की बात है कि गांव में एक मुखिया वार्ड पंच सरपंच के लिए शिक्षा तय कर दिया है कि मैट्रिक पास और इंटर पास होना चाहिए एक पंचायत के लिए। और शर्म की बात यह है कि एक विधायक एमपी एमएलए बनने के लिए कोई योग्यता में निर्धारित नहीं रखा हुआ है। इससे बड़ा शर्म की बात भारत के लिए हो ही नहीं सकता है। समझिए, एक कानून में संशोधन करेगा, एक प्रधानमंत्री बनेगा, एक केंद्रीय मंत्री बनेगा, एक विदेश मंत्री बनेगा, शिक्षा मंत्री बनेगा, उनके लिए कोई एजुकेशन का मान्य नहीं है। वह मूर्ख भी बन सकता है। परंतु ये जो है सरपंच और मुखिया पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये बहुत अच्छा बात है कि सरपंच मुखिया पढ़ा लिखा होना चाहिए। भाई वहां पे भी तो संशोधन कीजिए। वहां पे संशोधन करेगा तो जितने भी पार्टी है, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, जितने भी पार्टी है आधे से अधिक तो मूर्ख बैठा हुआ है संसद से लेकर के विधानसभा में। तो किस प्रकार से बिहार का और बिहार के साथ देश का विकास होगा? ये निर्लजता नहीं तो और क्या है कि उनके लिए कोई शिक्षा नहीं है। मूर्ख भी बन सकता है। एक मुख्यमंत्री पूरे राज्य को चलाने के लिए मूर्ख का होना जरूरी है, परंतु एक पंचायत को चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। देखिए, एक ग्रुप डी का तैयारी जो करता है उनके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक रख दिया है, इंटर रख दिया है। जो साफ करता है, लेटरिंग पेशाब कचरा साफ करता है रेलवे का पटरी पे जाकर के, परंतु जो विधायक, जो एमएलए है, जो एमपी है, उनके लिए कोई योग्यता नहीं रखा गया है, अर्थात वह मूर्ख भी बन सकते हैं। समझिए, यही सबसे बड़ा शर्म की बात है भारतीय संविधान में इस नेताओं के लिए। चलिए, उन बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो अच्छा होगा। अनुच्छेद 60 शपथ। राष्ट्रपति महोदय के शपथ, राष्ट्रपति महोदय महोदय का शपथ शपथ सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय लय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मुख्य न्याय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है।
अनुच्छेद 61 इसके तहत महाभियोग का प्रक्रिया, महाभियोग, महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या है? ये राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है, महाभियोग। महाभियोग में क्या होता है? महाभियोग, इसमें यदि राष्ट्रपति गैर संवैधानिक कार्य करते हैं जो संविधान के अनुकूल नहीं हो, तो 1/4 बहुमत से लोकसभा या विधानसभा के कोई भी सदस्य हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है कि आप पे जो इस कारण जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है। यदि उस बीच में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है तो सही है, और नहीं त्याग पत्र देता है तो फिर जो है महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। और ये दोनों सदनों में होता है, लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा को भी 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है और राज्यसभा को भी 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है। यदि ये दोनों पारित कर देते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया लग जाता है और राष्ट्रपति को मजबूरन बस अपना पद त्याग करना पड़ता है। महाभियोग, यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं। यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, अर्थात कोई गैर संवैधानिक कार्य करते हैं, गैर संविधानिक कार्य, हानिक कार्य करते हैं तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है, उनको पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग का प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा
राज्यसभा में से किसी में भी पहले लाना पड़ेगा। महाभियोग का प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी पहले लाना पड़ेगा। महाभियोग का प्रक्रिया लाने से पहले भियोग का प्रक्रिया महाभियोग का प्रक्रिया लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना पड़ता है। सूचना देना पड़ता है। महाभियोग का प्रक्रिया लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना पड़ता है कि हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लाने वाले हैं। महाभियोग का प्रक्रिया दोनों सदन में से किसी भी एक सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके महाभियोग का प्रक्रिया ला सकते हैं। महाभियोग का प्रक्रिया महाभियोग का प्रक्रिया दोनों सदनों में से किसी भी सदन द्वारा द्वारा 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके ला सकता है। ये जो है महाभियोग का प्रक्रिया दोनों सदनों में से किसी भी सदन द्वारा 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके ला सकता है। ये महाभियोग का प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी पहले लाना पड़ेगा। महाभियोग का प्रक्रिया लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना पड़ता है। और एक बात जरूरी बात जो है यह है महाभियोग लागू तब होगा जब दोनों सदन
2/3 बहुमत से पारित कर दे तो उस स्थिति में महाभियोग लग जाता है। वियोग लग जाता है और राष्ट्रपति महोदय को को अपना पद त्याग करना पड़ सकता है। पड़ सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 इसके तहत राष्ट्रपति महोदय किसी भी व्यक्ति को अपने शक्ति के प्रयोग करके क्षमा कर सकते हैं। क्षमा कर सकते हैं। यहाँ तक कि फांसी के सजा को भी माफ कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमारे पढ़ाई अच्छा लगे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। जय हिंद, जय बिहार। हम पुनः रिकॉल कर देंगे। महाभियोग लागू तब होगा जब दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो उस स्थिति में महाभियोग लग जाता है और राष्ट्रपति महोदय को अपना पद त्याग करना पड़ सकता है। अनुच्छेद 72 में इसके तहत राष्ट्रपति महोदय को एक विशेषाधिकार प्राप्त है जिसको कहते हैं क्षमादान की शक्ति। इसका नाम है क्षमादान की शक्ति।
क्षमादान, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति अर्थात क्षमादान की शक्ति है, चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों न हो, क्यों न कर लिया हो, चाहे फांसी के फंदे पर क्यों न झूलने वाले हो, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वैसे व्यक्ति को सजा माफ कर सकते हैं, सजा को भी माफ कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।